अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर। और जैसा कि आपको पता है, हमने सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की रिवीजन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो आज इस नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चैप्टर के अंदर से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो बात एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन होते ही कितने हैं वो तो आपको सारी करने चाहिए और वो सारी करने हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर से जो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं, MCQs कैसे आते हैं और कौन से क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। ये बुक जो मेरे हाथ में है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की, और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये डिस्कशन वैलिड है। चाहे आप किसी भी पंजाब के बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 13 को मैं स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट की डेफिनेशन बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकती है कि करंट को डिफ़ाइन करें, और जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो समटाइम ये कहा जाता है कि साथ उसका यूनिट भी लिखें, लेकिन अगर आप साथ यूनिट नहीं भी मतलब अगर वो नहीं भी कहते तो फिर भी जब आप डेफिनेशन कर रहे हैं करंट की तो साथ यूनिट भी लिख दें, ये अच्छी बात है। यहाँ से जो MCQs आ सकता है वो ये है कि करंट जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। जैसा कि आपको पता है कि करंट जो है वो स्केलर है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, स्केलर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन भी है, लेकिन आपको पता है कि ये वेक्टर एडिशन इसकी नहीं हो सकती, ये वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, लिहाजा ये स्केलर है। उसके अलावा यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और वो ये बनता है कि डिफरेंट तरह के कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं। मसलन हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, गैसेस में कौन से होते हैं। जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है वो उसका MCQs भी बन सकता है। ये भी MCQs बन सकता है कि गैसेस के अंदर कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा कौन सा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें MCQs भी बन के आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, करंट की डायरेक्शन से जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अलावा करंट की डायरेक्शन से ये MCQs भी आ सकता है कि हम करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हम उसको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेते हैं। हम करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, करंट थ्रू आ मेटेलिक कंडक्टर। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बारी बारी पहले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। एक तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन करें। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये MCQs में पूछा जा सकता है। उसके अलावा थर्मल वेलोसिटीज़ क्या होती हैं और थर्मल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्मल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 100 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन MCQs दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से एक MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हम अपने कंडक्टर को किसी पोटेंशियल सोर्स या बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो उस वक्त उसमें नेट करंट क्या होता है, और जब किसी बैटरी से या कोई किसी ऐसी सोर्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे उससे कनेक्ट करें तो नेट करंट क्या होता है। ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और MCQs के अंदर। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये चीज़ भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के अंदर पूछी जा सकती है। इसके अलावा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, वैसे तो हम करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है उसका MCQs भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया जी, सोर्सेज ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ करंट से मुराद क्या है।
नंबर 1। और नंबर 2, हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ करंट हैं उनके ऊपर छोटा सा नोट लिखें, तो आप उसमें सेल, जनरेटर, सोलर सेल वगैरह वगैरह ये चीज़ें लिख सकते हैं। MCQs यहाँ से ये बन सकता है कि जो सोलर सेल है, ठीक है, वो किस एनर्जी को लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सेल जो होता है, ड्राई सेल या बैटरी, वो किस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन चीज़ों से MCQs बन के आ सकता है। उसके बाद हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आने के चांस कम है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। हीटिंग इफेक्ट से क्या मुराद है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के क्या इस्तेमाल हैं और केमिकल इफेक्ट के क्या इस्तेमाल है। केमिकल इफेक्ट के अंदर और भी डेफिनेशंस आती हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओहम्स लॉ। बच्चों, ओहम्स लॉ जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। अब क्या शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ओहम लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओहम लॉ के अंदर एक और चीज़ आती है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, इसका यूनिट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से एक फेमस शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, या ओमिक मटेरियल कौन से होते हैं और नॉन ओमिक मटेरियल जो हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ ग्राफ्स भी बने हुए हैं V और I के दरमियान, मेटल्स के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो नॉन ओमिक चीज़ें हैं जिस तरह सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ V और I का ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ओमिक और नॉन ओमिक को ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है जी रिव्यू ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। जब रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया जाता है तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है, जब पैरेलल में लगाया जाता है तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है। इसके जो फाइनल मैथमेटिकल रिलेशन है ना, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और उसका MCQs भी बन सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टिविटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओहम लॉ भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट से मुराद वो होती है ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन जो कई दफ़ा रिपीट हो चुका हो, बार बार जो पेपर में आता रहता हो, उसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, ये तो पूरा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट क्या बनेंगे। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशंस पर भी डिपेंड करती है, लेंथ पर भी डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के अंदर डिफरेंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों बन सकते हैं। इसके अलावा रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है, कंडक्टिविटी, इसका यूनिट क्या है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी का अपना MCQs में पूछा जा सकता है। रेजिस्टिविटी का जो अपना यूनिट है वो MCQs में पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है, कंडक्टेंस, उसका यूनिट MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है जी। और इसके अलावा टेम्परेचर कॉफिशेंट, ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशेंट का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। आपको पता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय कम होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि उनका जो टेम्परेचर कॉफिशेंट है वो नेगेटिव होता है। उसकी मिसाल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब टेम्परेचर कॉफिशेंट नेगेटिव किन का होता है और इससे मुराद क्या है, पॉजिटिव किन का होता है, इससे मुराद क्या है, ये चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। कलर कोड आपने याद करने हैं, किस रंग का क्या नंबर होता है, ठीक है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। आपको कोई एक कलर कोड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। MCQs भी इसका बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रियोस्टेट, ठीक है जी। रियोस्टेट जो भी कह लें, रियोस्टेट, ठीक है जी।
रियोस्टेट या रियोस्टेट ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है जी, और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो इसकी एप्लीकेशन है कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इसकी सर्किट डायग्राम, इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है जी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद थर्मिस्टर, छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं। थर्मिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है जी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर होते हैं, उससे क्या मुराद है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले थर्मिस्टर होते हैं, उससे क्या मुराद है, ठीक है जी। थर्मिस्टर बनता कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही मोस्टली यहाँ से आएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रजिस्टर्स। पेपर में ये इस यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। पावर डेसिपेशन की डेफिनेशन करें, इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन करें, इसका जो यूनिट है वॉट, ठीक है जी, वो किसके बराबर होता है, ठीक है जी, उसका वो एमसीक्यूज बन सकता है। इसके अलावा इसके 2-3 रिलेशन हैं, ठीक है जी। एक हमने पढ़ा कि P इज़ इक्वल टू वी आई, इसके अलावा P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या ये फोर्स होती है? नहीं, ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। क्या इसका यूनिट न्यूटन होता है? नहीं, इसका यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्ट, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस और इसके दरमियान फ़र्क क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कभी बराबर भी हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कब हो सकते हैं? ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है जी। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है? यहाँ पर एक रिलेशन है जी हमारे पास, ये देखें जी, ईएमएफ इज़ इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूं तो मेरे पास E किसके बराबर आ जाएगा? आई आर के बराबर आ जाएगा। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस कभी बराबर भी हो सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन क्या होती है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। किरहॉफ या किरचॉफ रूल्स, ये 2 रूल हैं। जो पहला रूल है, ये दोनों एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत कम लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। किरहॉफ या किरचॉफ फर्स्ट रूल की डेफिनेशन, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी हम कहते हैं, ये एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है, ठीक है जी। किरचॉफ सेकंड रूल जो है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्टिफाई करता है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी डेफिनेशन जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकती है। ओवरऑल जो है ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो आपने पढ़ा कि ये नल कंडीशन के ऊपर काम करता है, क्योंकि जब गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट जो है वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका जो वर्किंग रिलेशन है, किस तरह से हम जो है वो नल कंडीशन फाइंड करते हैं, वो आपको पता है R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4, ठीक है जी। ये रिलेशन जो है ये पेपर में इसके बारे में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ के तौर पर सवाल हो सकता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के अंदर पूछा जा सकता है। पोटेंशियोमीटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, वोल्ट मीटर, और जो काम हम वोल्ट मीटर से कर सकते हैं उसके लिए हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर, या जो काम हम सीआरओ से कर सकते हैं उसके लिए हम पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा इसकी जो रेजिस्टेंस, इसका जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम, वो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी एप्लीकेशन, हम अननोन ईएमएफ निकालने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम 2 ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये तो हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया, लेकिन इसकी जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने सारे ही करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो गया जी, और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पर कंडीशंस लिखी हुई हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कब होता है, जब करंट होता है, ठीक है जी। उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है, तो ये कुछ चीज़ें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। एमसीक्यूज़ यहाँ से ये बन सकता है कि फ़र्ज़ कर लें कि करंट जो है वायर में वो बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है,
तो राइट हैंड रूल लगा के आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट को रिवर्स कर दें, उसको टॉप से बॉटम कर दें, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज होगी, आप सोचें कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में यहाँ से पूछी जा सकती हैं। उसके बाद फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अंदर से शॉर्ट क्या बन सकते हैं, इसके अंदर हमने राइट हैंड पाम रूल यूज़ किया है, ठीक है जी। ये राइट हैंड पाम रूल बतौर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ से एक ये भी शॉर्ट एमसीक्यूज़ आ सकता है कि अगर दो कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल पड़े हैं और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ज़ाहिर बात है अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो, दोनों पैरेलल कंडक्टर हैं लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा हो, तो फिर वो रिपेल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ भी एमसीक्यूज़ के अंदर पूछी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ से एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि अगर किसी कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स मैक्सिमम कब लगेगी। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से है, F इज़ इक्वल टू ILB इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो जब ये अल्फ़ा जो है ये 90 डिग्री होगा तो ये फोर्स का जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इसके अलावा यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और वो है मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन और उसके यूनिट की डेफिनेशन। तो ये B जो है यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि F/IL के बराबर है। इसको मैग्नेटिक फील्ड भी हम कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसी को कहते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जी टेस्ला। टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होता है। ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। टेस्ला की डेफिनेशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ गया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है, कितने एंगल पे ये ज़ीरो होता है, ये आपसे बतौर एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। वेबर बराबर किसके होता है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों सेम चीज़ें हैं और दोनों का यूनिट ही टेस्ला है। सवाल घुमा फिरा के आपसे एमसीक्यूज़ किया जा सकता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसका यूनिट टेस्ला है, तो आप ये बताएंगे जी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट तो वेबर है, ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी की, तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट भी टेस्ला ही बनता है। तो यहाँ से थोड़ा मतलब आपने ज़रा क्विक रहकर इसका आंसर करना है, हाजिर दिमाग रह के। उसके बाद एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ है। जारी बात है कि ये पेपर में इसकी जो इसकी डेफिनेशन पेपर में शॉर्ट में आ सकती है और इसकी एक एप्लीकेशन है करंट कैरिंग सोलेनॉइड वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसको हम कहेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने एक वीडियो जो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी है ये एम्पेयर सर्कुलेटर लॉ की, तो वो उस वीडियो के अंदर मैंने परमिएबिलिटी को पता नहीं क्या पढ़ दिया, ठीक है जी। तो वो लोगों ने जनाब फ़ौरन ही मिस्टेक निकालना शुरू कर दी। तो कोई नहीं यार, मतलब जब आप 500-600 वीडियोस बनाते हैं लोगों के लिए तो कहीं छोटी मोटी जल्दी से बोलने में मिस्टेक भी हो जाए तो स्लिप ऑफ टंग समझ के छोड़ दिया करें। लोग तो ऐसे जनाब डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई यहाँ तुमने ये लफ्ज़ ऐसे क्यों बोला। तो भाई अब मैं सही बोल रहा हूँ, परमिएबिलिटी, ठीक है, माफ़ी दे दो। तो ये जो परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू किसके बराबर है और इसका यूनिट, इसके यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है जी। ये आपसे पेपर में एज एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका जो हमारे पास फाइनल रिलेशन आता है F इज़ इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है बच्चों। अब इसमें आपने याद रखना है कि जो F की डायरेक्शन है ना, ये V और B दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि जिस प्लेन के अंदर, मसलन इस प्लेन के अंदर हैं V और B, तो F इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी आपने ये याद रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि यही फोर्स आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखें और यही फोर्स आप प्रोटॉन के लिए लिखें, तो दोनों के लिए फ़ोर्स सेम आएगी, लेकिन जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो प्लस ई होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई होता है, बस ये फ़र्क आएगा। बाकी फ़ोर्स जो है वो उसका जो रिलेशन है वो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये फ़ोर्स मैक्सिमम कब होती है। अगर आप इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करें तो साइन आता है और साइन आपको पता है 90 पे मैक्सिमम होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है,
अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये चीज़ भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। और फोर्स मैक्सिमम उस वक्त लगेगी अगर पार्टिकल इस तरह से एंटर हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो उसकी वेलोसिटी, ठीक है, तो उस सूरत में जो फोर्स है ये क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज़ आपने याद रखनी है मैग्नेटिक फ़ोर्स के हवाले से। मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है ना, मैग्नेटिक फ़ोर्स सिर्फ पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। आपको पता है कि दो तरह से वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, या तो आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को चेंज कर दें, या आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है ना, ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है ये सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फ़ोर्स है, ये कोई वर्क नहीं करती। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ ज़ीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा जो है हमारे पास एक और एमसीक्यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से आ सकता है कि क्या मैग्नेटिक फ़ोर्स किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है। काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको पता है कि स्पीड का जिक्र है, ठीक है, लिहाजा मैग्नेटिक फ़ोर्स चूँकि कोई वर्क नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को भी तब्दील नहीं कर सकती, क्योंकि वर्क करने का मतलब होता है कि आप काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। वर्क पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है बॉडी की, वर्क नेगेटिव है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वर्क ज़ीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स कोई वर्क नहीं करती, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करती। लॉरेंस फ़ोर्स के अंदर दो फोर्सेस आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी और मैग्नेटिक फ़ोर्स भी। इलेक्ट्रिक फ़ोर्स वर्क कर सकती है, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ़ोर्स वर्क नहीं करती। मैग्नेटिक फ़ोर्स सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फ़ोर्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ गया है वो है चार्ज टू मास रेशो। पेपर में तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि चार्ज टू मास रेशो हम फाइंड क्यों करते हैं। जाहिर बात है कि हम पार्टिकल नेचर को मालूम करने के लिए फाइंड करते हैं। यहाँ से जो एमसीक्यूज़ बनते हैं ना, कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, मैं दोनों की चार्ज टू मास रेशो निकालता हूँ, किसकी चार्ज टू मास रेशो कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी। देखें, अगर मैं निकालूँ प्रोटॉन के लिए, ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड है ना चार्ज का वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ साइन का फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस ही है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस ही है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है, लिहाजा ई तो हो गया सेम। अब प्रोटॉन का मैस ज़्यादा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है अगर वो ज़्यादा होगी तो फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि चार्ज टू मास रेशो अगर मैं प्रोटॉन के लिए निकालूंगा तो ये कम होगी चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है वो ज़्यादा होती है प्रोटॉन के। अब यहाँ पर एक और बड़ा कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज़ दे दिया जाता है कि व्हाट इज़ चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन तो ज़ीरो आएगी क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद चार्ज टू मास रेशो जो होती है उसका फार्मूला क्या है, ये भी पेपर में आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सीआरओ। सीआरओ बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सीआरओ पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। याद रखें, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी सर्किट्स हम पढ़ते हैं या डिवाइसेस हम पढ़ते हैं उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ये चीज़ें शॉर्ट और एमसीक्यूज़ यहाँ से बनाए जाते हैं। मसलन सीआरओ में ग्रिड क्या काम करता है, सीआरओ में एनोड क्या काम करता है, ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल की जाती है स्क्रीन के ऊपर हमारी बीम की, ठीक है, हमारी बीम को डिफ्लेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है जी, बीम बनाई कैसे जाती है, फिलामेंट का क्या काम है, ठीक है जी, एक्स प्लेट्स किस तरह से डिफ्लेक्ट करती हैं, वाई प्लेट कैसे डिफ्लेक्ट करती हैं, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है। अब ये सारे एमसीक्यूज़ भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। इसके अलावा यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सीआरओ की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये जो टॉर्क का रिलेशन हमारे पास आया है NIAB कॉज ऑफ अल्फ़ा, इसमें ये जो एंगल है ना, मसलन फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल का प्लेन है, ये जो एंगल है ना ये कॉइल के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है, याद रखना आपने, ठीक है। तो ये टार्क मैक्सिमम कब होगा,
जब कॉयल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड्स पैरेलल होंगे, ये एंगल उस वक्त ज़ीरो बनेगा। और मिनिमम कब होगा? जब कॉयल ऐसे पड़ी होगी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, कॉयल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज़ें आपसे MCQs के अंदर पूछी जाएंगी। नेक्स्ट गल्वानोमीटर है। गल्वानोमीटर आएगा तो लॉन्ग में, लेकिन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा दफ़ा तो पेपर में ये नहीं आया हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफ्लेक्टिंग कपल क्या होता है, डेड बीट गल्वानोमीटर क्या होता है, गल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ की जा सकती है, गल्वानोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसका प्रिंसिपल अभी जो मैंने पीछे पढ़ा, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। उसके बाद एमीटर आ गया। सबसे पहले एमीटर बनाया कैसे जाता है, शंट रेजिस्टेंस क्या होती है, ये लगाई कैसे जाती है, फिर शंट रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs दोनों हैं। इसके अलावा एक बड़ा मशहूर MCQs यहाँ से आता है कि एमीटर को सर्किट में कैसे लगाया जाता है। जारी बात है कि एमीटर को सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है, हम चाहते हैं कि सारा करंट इसमें से पास करे। और वोल्ट मीटर जो है इसको सर्किट में हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, क्योंकि हमने दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। लेकिन वोल्ट मीटर बनता कैसे है, हाई रेजिस्टेंस कैसे लगाई जाती है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं आपसे MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से ओम मीटर है, ओम मीटर बनता कैसे है, ठीक है जी, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद एवोमीटर की डेफिनेशन क्या है, DMM की एब्रीवेशन क्या है, DMM से मुराद क्या लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। DMM की डिजिटल मल्टीमीटर की जो एब्रीवेशन है वो आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, ठीक। इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं यहाँ से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। उसमें एक तो ये CRO वाला है, नंबर 1, नंबर 2 चार्ज टू मास रेशो, नंबर 3 फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, ठीक है जी, 4 हो गए। और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये 5 वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो यहाँ से मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है और ज़्यादातर यहाँ से पेपर में आ सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 को आज हमने डिस्कस किया है। इसके जो रिवीजन इसको कह लें या मतलब जो भी कह लें, जो भी आपको पसंद आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 जो अगले चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।